हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके चैनल करे पढ़ाई में। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले सॉल्यूशंस, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, केमिस्ट्री 1 क्लास 12। ठीक है, हम लोग फर्स्ट पेज डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले सेकंड पेज से। फर्स्ट पेज के एंड में मैंने आपको बताया था कि जो बाइनरी सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है। अभी यही टेबल बाइनरी सॉल्यूशंस का यहाँ पर बनाया हुआ है। इसमें से लिक्विड सॉल्यूशंस जो है ये आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। जैसे शुगर को अगर हमने वाटर में मिला दिया तो ऑब्वियसली ये क्या दिखेगा आपको, फाइनली एक लिक्विड चीज़ दिखाई देगा, ठीक है ना, जो कि पानी जैसा रहेगा पर उसमें शुगर मिला हुआ है। तो वो क्या रहेगा, वो एक लिक्विड सॉल्यूशन रहेगा। तो उसमें सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड है। सॉल्वेंट क्या है, वो भी लिक्विड है। और सोल्यूट क्या है, वो एक सॉलिड है। तो ये एग्जांपल तो आपने पहले देखा था। तो इस टेबल में अगर बीच वाला आप देखते हो तो टेबल में तीन चीज़ें देखिए, गैसियस सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है और सॉलिड सॉल्यूशन है। इसमें से सॉलिड सॉल्यूशन एक कुछ नया चीज़ है आप लोग के लिए। बाकी लिक्विड सॉल्यूशन जो है वो आपको पता है। गैसियस सॉल्यूशन थोड़े हद तक आपको पता है क्योंकि आपने एयर पड़ा हुआ है, जो कि एक मिक्सचर ऑफ बहुत सारा गैसेस है। तो उसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, तो उसको आप बोल सकते हो सॉल्वेंट, और बाकी सारे सोल्यूट, तो वो भी कुछ हद तक आपने पढ़ा है। पर लास्ट वाला जो है सॉलिड सॉल्यूशन, ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस टेबल को। आप टेबल में देखिए ध्यान से, टाइप ऑफ सॉल्यूशन अगर आप देखते हो यहाँ पर, ठीक है ना, टेबल में अगर आप ध्यान से देखिए, टाइप ऑफ सॉल्यूशन अगर जहाँ पर देखते हो आप गैसियस है तो उसका सॉल्वेंट भी गैस है। तो ये चीज़ नोटिस कीजिए, तीनों में नोटिस कीजिए कि सेकंड वाले में लिक्विड है तो लिक्विड है, सॉलिड है तो सॉलिड है। तो यानी आपको क्या करना है, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 देखना है। तो आपको ये बात मैंने जो पिछले क्लास में बताई थी वो क्लियर हो जाएगी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो नीचे दिए हुए लिंक को आप ये करके क्लिक करके आप जा सकते हो उस वीडियो पे और वो देख सकते हो। तो ये पॉइंट मैंने वहाँ पर बताया था, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स इसमें है। अच्छा देखिए, यहाँ पर देखिए आप सोल्यूट देख पा रहे हो। सोल्यूट यानी जो बीच वाला कॉलम है वो काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, यानी कभी सोल्यूट गैस है, लिक्विड है, सॉलिड, ये तीनों है। लेकिन हमने क्या फिक्स रखा है, तो बोलने से हमने क्या फिक्स रखा है यहाँ पर, अगर आप देखो यहाँ पर फिक्स चीज़ क्या है, फिक्स यहाँ पर मेरा कहीं ना कहीं सॉल्वेंट है। यहाँ पर फिक्स क्या है, फिक्स मेरा सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट को मैंने यहाँ पर फिक्स रखा है, यानी पहले तीन चीज़ों के लिए, फिर वापस फिक्स रखा है, फिर वापस फिक्स रखा है, इस तरह से। तो इस तरह से हम चलेंगे, इसको और समझेंगे अच्छे से एग्जाम्पल देख के। देखिए एग्जाम्पल देख के हमको और समझ में आएगा एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है कि मेरे पास गैसियस सॉल्यूशन में गैस और गैस यानी दोनों गैस है, यानी सोल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है। का बेस्ट एग्जांपल है कि नाइट्रोजन के अंदर सपोज कीजिए कोई दूसरा गैस हमने मिला दिया, चलिए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आपका बहुत कम मात्रा में रहेगा तो वो सोल्यूट रहेगा, और नाइट्रोजन क्या रहेगा, वो सॉल्वेंट रहेगा। सेकेंड वाला एग्जाम्पल है लिक्विड इन गैस। अच्छा, लिक्विड क्या मिला सकते हैं हम लोग, एक लिक्विड आता है क्लोरोफॉर्म, जो कि किसी को अगर आपको बेहोश करना है तो यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला सिंपल है, एक कार्बन कंपाउंड है, हम उसके फॉर्मूला में नहीं जाते। फॉर्मूला आपको अगर समझना है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो चैप्टर्स है आप वो अटेंड कर सकते हो उसका वीडियो, तो वहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा। CHCl3 उसका कंपाउंड का वैसे फॉर्मूला होता है। तो ये क्लोरोफॉर्म अगर हमने ऐड कर दिया नाइट्रोजन गैस में तो हमको मिल जाएगा लिक्विड इन गैस। उसी तरह सॉलिड इन गैस अगर बोलना है तो कैम्फर यानी कपूर जो यूज़ करते हैं हम लोग, कहाँ पर यूज़ करते हैं कैम्फर को, पूजा में यूज़ करते हैं, ऐसा बोला जाता है। कैम्फर आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, कैम्फर सब्लिमेशन का एग्जांपल था, डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाता है, वही कैम्फर अगर हम लोग मिलाते हैं नाइट्रोजन गैस में तो हमको मिल जाता है सॉलिड इन गैस। तो ये जो था तीसरा एग्जांपल। अभी हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन जो है वो जो सबसे आसान था इसमें से वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन जो है आप लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है ना, जो सबसे आसान पार्ट है। तो लिक्विड सॉल्यूशन जो है वो आपके पुराने प्रीवियस क्लासेस में भी थे। गैस इन लिक्विड अगर बोलूँगा तो अच्छा, ये लिक्विड ऑक्सीजन की बातें कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए बहुत कम परसेंटेज में गैस होता है वाटर में, ठीक है ना। तो ये किस यूज़ में आता है, ये जो गैस डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में, तो ये एक तरह से बोलते हैं डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन भी बोलते हैं, यानी डिज़ोल्व्ड गैस है। तो हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स है इसको यूज़ करके वो ब्रीथ करते हैं। उनको इतना ज़्यादा मतलब हमारे लंग्स को जितना ऑक्सीजन चाहिए
उतना ज़्यादा परसेंटेज में उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए रहता, उनके पास गिल्स होता है एंड देयर आर अदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दैट दे हैव, दे डोंट रिक्वायर दैट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एज वी रिक्वायर। तो उनको काफ़ी रहता है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो कि उनको मिलता है एक पॉन्ड या लेक में, तो वही ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। दूसरा एग्जांपल है लिक्विड इन लिक्विड, जो कि एथेनॉल एक कार्बन कंपाउंड होता है, एक तरह का अल्कोहल है एथेनॉल, ठीक है ना। तो आपको हो सकता है कि ये सैनिटाइज़र में या कहीं पे आपने सुना रहेगा कि एक अल्कोहल फॉर्मेट रहता है, वही टाइप का बात कर रहा हूँ कंपाउंड। उसको अगर हमने पानी में मिला दिया तो उसके लिक्विड इन लिक्विड हो गया ये, तो क्योंकि एथेनॉल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है। हाँ, ये बात और है कि वाटर ज़्यादा अमाउंट में रहेगा क्योंकि वो सॉल्वेंट है, और आपको जो दिखेगा वो भी सॉल्यूशन है, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों एक ही स्टेट में है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी। सॉलिड इन लिक्विड क्या है? सपोज मैंने ग्लूकोज पाउडर को पानी में मिला दिया, तो ग्लूकोज पाउडर क्या होता है? वो एक सॉलिड होता है, और पानी क्या होता है? वो एक सॉल्वेंट है। तो हमने क्या करा, बहुत कम मात्रा में एज़ कम्पेयर टू पानी ग्लूकोज को मिला दिया, तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा लिक्विड सोल्यूशन। सॉलिड इन सॉलिड एक बहुत ही नया टॉपिक है आप लोग के लिए, तो इस पे ध्यान दीजिए। तो सॉलिड इन सॉलिड में ये बात तो पक्का है कि सॉल्वेंट को सॉलिड लेना है, क्योंकि आपको दिख रहा है फाइनल आउटकम जो आपके सामने दिख रहा है वो क्या है? सॉलिड है। तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर सॉलिड ही रखना है सॉल्वेंट को। उसके अंदर हम पहले गैस मिलाएंगे, तो गैस एक गैस है, सब देखिए यहाँ पे सॉलिड पैलेडियम है और गैस हम मिला रहे हैं हाइड्रोजन, तो ये एक सॉलिड गैस इन सॉलिड हो गया। लिक्विड इन सॉलिड बोलने से एक मर्क्यूरी जो एक लिक्विड मेटल है, ठीक है ना। अमैल्गम का मतलब मिलाना, ठीक है, अमैल्गमेशन मतलब मिलाना होता है। अमैल्गम ऑफ मर्क्यूरी, बेसिकली हम मर्क्यूरी मिला रहे हैं कहाँ पे? सोडियम में। देखिए सोडियम का क्रिस्टल आता है और सोडियम एक तरह का सॉलिड होता है, उसमें अगर हम लोग मिलाते हैं तो हमको मिलेगा लिक्विड इन सॉलिड। अब सॉलिड इन सॉलिड क्या बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? कॉपर को, कॉपर देखिए एक तरह का, अगर उसको मोल्टन फॉर्म में नहीं देखे, रूम टेम्परेचर पे देखें तो वो सॉलिड है, और गोल्ड भी सॉलिड है। अब हम क्या कर सकते हैं? कॉपर को गोल्ड में मिला सकते हैं, और फिर अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पे फिर से लेके आए तो वो क्या होगा? एक मिलावट रहेगा गोल्ड और कॉपर का। तो जैसे ज्वेलरी बनता है, कभी कभी उसमें कॉपर मिलाया जाता है गोल्ड के साथ में, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो उससे हमको जो मिलता है वो सॉलिड इन सॉलिड एक तरह से हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं इस टेबल को अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाएंगे हम लोग, कि जो है एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। पहले कॉन्सेंट्रेशन को समझने के लिए आप डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को अगर समझते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन समझना काफ़ी आसान है। जैसे आप समझ लीजिए कि आप रहते हो एक फलाना जगह में। देखिए आप रहते हो सपोज़, अभी हम लोग एक काम करते हैं, इंडिया और बांग्लादेश को कंपेयर करते हैं। ठीक है, इंडिया का काफ़ी ज़्यादा एरिया है और 135 करोड़ उसकी आबादी है। अब बांग्लादेश का सपोज़ है 55 करोड़ पॉपुलेशन, पर उसका जो जगह है वो बहुत ही कम है। हो सकता है हमारा एक स्टेट से भी उनका जो एरिया है वो कम हो। तो बांग्लादेश का पॉपुलेशन 55 करोड़ है, इंडिया का 135 करोड़ है, तो कॉन्सेंट्रेशन किसका ज़्यादा है? तो कॉन्सेंट्रेशन बांग्लादेश का ज़्यादा है, ऑल्दो उसका पॉपुलेशन कम है, क्योंकि वो गिवन एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। यानी ऐसा हो सकता है एक छोटे से कॉलोनी में वहाँ पे 100-200 लोग रहते हैं, और इंडिया में एक छोटे से कॉलोनी में 50 लोग रहते हैं। तो हम जब कॉलोनी को कंपेयर करते हैं दोनों को, हमको समझ में आ जाता है कि किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज़ हमारे पास एक बीकर है, ठीक है ना। एक बीकर का एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं, तो भी शायद उसमें से ज़्यादा अच्छे समझ में आया आपको। एक छोटा सा बीकर है सपोज़ हमारे पास, ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे इसको समझेंगे। एक सेकेंड ना, आई ड्रॉ दिस एंड शो यू, 1 सेकेंड। तो एक बीकर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर और इसको समझते हैं। ठीक है, हमारे पास एक बीकर है, उस पर समझ लीजिए हमने क्या करा, 2 क्रिस्टल, बीकर में समझो 1 लीटर पानी है और 2 क्रिस्टल हमने शुगर के डाल दिए। शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं ना, आपने अगर देखा होगा कि वो शुगर के छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं, वो हमने डाल दिए 2, और एक समान क्यूब्स होते हैं, यानी सारे क्यूब्स लगभग समान क्वांटिटी होता है शुगर उसमें, वो 2 क्यूब्स हमने डाल दिए पानी में। ठीक है, और हमने एक और बीकर लिया, उसमें भी 1 लीटर पानी डाला और उसमें हमने 4 क्यूब्स डाल दिए।
ठीक है ना, 1 लीटर पानी लिया और उसमें हमने कितने डाल दिए, 4 क्यूब्स डाल दिए। अभी इन 4 क्यूब्स को आप एक पर्सन की तरह लीजिए तो ऑब्वियसली उतने 1 लीटर जगह में अभी कितने लोग रह रहे हैं, 4 लोग, और पहले कितने लोग रह रहे थे, 2 लोग, तो सेकंड वाले में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। आई होप आपको ये कॉन्सेंट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं। जैसे लैब में लिखा रहता है CONCH2SO4, इसका मतलब है कि वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और DIL मतलब डाइल्यूट। डाइल्यूट में अब वो जो 2 मैंने डाला था बीकर के अंदर उसको आप समझ सकते हैं डाइल्यूट, और जो 4 मैंने डाला था 1 ही लीटर के बीकर में, देखिए मैंने 1 लीटर को कांस्टेंट रखा है, मैंने उसको चेंज नहीं किया है। अगर आप उसको चेंज करोगे तो ये थोड़ा सा अलग कुछ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ लोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको समझ में आएगा, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूट ये एक तरह का प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन का, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। पर इस चैप्टर में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से ज़्यादा क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी में फोकस किया गया है। पहला क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है मास परसेंटेज, जिसको W/W बोलते हैं। मास परसेंटेज का फॉर्मूला है, देखिए परसेंटेज है, डिवाइड बाय 100 तो डेफिनेटली होगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि यहाँ पे डिवाइड बाय 100 होगा, क्योंकि ये परसेंटेज है। और परसेंटेज को निकलने का बात समझिए कि देखिए अगर अभी तो देखिए आपके स्कूल में आप 4 या 5 या 6 सब्जेक्ट देते हो। अब 2 मिनट के लिए समझिए कि आप 2 ही सब्जेक्ट देते हो, ठीक है ना। आप पूरे साल पढ़ के सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट देते हो पूरे साल में, क्योंकि हम बाइनरी सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट रहते हैं, इसीलिए हम 2 सब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं। तो आप पूरे साल में अगर 2 सब्जेक्ट देते हो और आपको पता करना है कि वो दोनों सब्जेक्ट में आपको दोनों को मिलाने के बाद किस में कितना परसेंटेज मिला है, ठीक है। इसको समझते हैं इस तरह से। अगर आपको ये पेपर वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से समझते हैं हम लोग, सोल्यूट और सॉल्वेंट लेके समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ वी हैव, हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक सोल्यूट है जो कि शुगर ही समझ लीजिए, जो 50 ग्राम्स है। आपके पास कितना है, 50 ग्राम्स सोल्यूट है। और सॉल्वेंट सपोज ज़्यादा होना चाहिए, ये तो मैंने पहले ही बताया था। सॉल्वेंट आपके पास है 100 ग्राम्स। सॉल्वेंट कितने हैं, 100 ग्राम्स। तो टोटल कितना हो गया, 100 + 50, 150 ग्राम्स। ये आपका सोल्यूशन हो गया, ये आपका सोल्यूशन का मास हो गया। 150 ग्राम्स तो मास का यूनिट होता है ना, तो 150 ग्राम्स जो हो गया आपका मास हो गया, किसका हो गया, सोल्यूशन का। अगर आपको पूछा गया है मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, तो आपको न्यूमरेटर में एक चीज़ रखना है, डिनोमिनेटर में आपने 150 रखा जो कि इनका टोटल था। आपका सोल्यूट का परसेंटेज निकालने बोला तो ऊपर आपका सोल्यूट का मास रखना है, यानी 50/150 करना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 50 डिवाइड बाय 150 और इंटू 100 तो आप करोगे ही करोगे, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है। इस तरह से आप किसी भी कंपोनेंट का परसेंटेज निकाल सकते हो। आपको यही अगर समझ लीजिए सॉल्वेंट का निकालना रहता तो वो भी आप निकाल सकते। कैसे, आप सॉल्वेंट का 100 ऊपर रख दोगे और टोटल जो आपका 150 था वो नीचे रख दोगे, तो आकर आप सॉल्वेंट का निकालना चाहते हो तो आ जाएगा 100/150 इंटू 100। इससे आपको मिल जाएगा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट। यहाँ पे कंपोनेंट मतलब सोल्यूट या सॉल्वेंट, दोनों में से एक कोई भी हो सकता है। इस तरह से आप समझ सकते हो। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। 10 ग्राम्स ग्लूकोज का दिया हुआ, 90 ग्राम्स वाटर। तो टोटल सोल्यूशन का कितना हो गया, 10 + 90 100 ग्राम्स आपका सोल्यूशन का मास हो गया। यहीं आपको पूछा गया कि भाई ग्लूकोज का क्या परसेंटेज है इसमें, तो ग्लूकोज का आपको पता है कि 10 ग्राम्स उसका मास है, और टोटल मास कितना है, 90 + 10 यानी 100। तो आप 10/100 करोगे, इंटू 100 तो करना भूलना नहीं, क्योंकि परसेंटेज में हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आएगा आपका 10%। तो इस तरह से आप कर सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो कोई भी कंपोनेंट का जो कि आपके सोल्यूशन में है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मास परसेंटेज, यानी W/W यानी मास बाय मास इंटू 100 करना रहता है। बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। अभी अगला जो पॉइंट है यहाँ पर, यानी सेकंड वाला जो क्वालिटी है, यहाँ पे एक्चुअली क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, तो क्वांटिटी के ऊपर से ये प्रॉपर्टीज़ आगे है। वॉल्यूम परसेंटेज यानी V/V, वॉल्यूम परसेंटेज इज V/V। यानी अगर यहाँ पे आपको वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम और मास में ये डिफरेंस रहता है कि आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, तो डेंसिटी का कहीं ना कहीं रोल रहता है इसमें वॉल्यूम में।
ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप वॉल्यूम को कैसे पहचानोगे कि यहाँ पे वॉल्यूम की बातें हो रही है? ठीक है, मास को पहचानना बहुत आसान है, ग्राम किलोग्राम इसमें डील करते हैं। वॉल्यूम को पहचानना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? कुछ लोग सोचते हैं लीटर होता है, नहीं लीटर, कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर लीटर नहीं होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है, कुछ लोग बोलते हैं मीटर क्यूब होता है। तो सब करेक्ट है, ये सारे के सारे वॉल्यूम के यूनिट है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या लीटर। डेसीमीटर क्यूब भी आता है इसमें, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट को डिवाइड करना है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम है। सोल्यूट और सॉल्वेंट का आपको अगर समझ लीजिए, सोल्यूट दिया है 10, अगर आपको समझ लीजिए ऐसे दे दिया, सोल्यूट 10 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, और सॉल्वेंट 100 सेंटीमीटर क्यूब है, और इन दोनों को ऐड करके आपको टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा 110। और ऊपर आपको वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, यानी आपको सोल्यूट का ढूंढना है तो आप ऊपर रख दोगे 10 और नीचे रख दोगे 110 इंटू 100 कर दोगे। अगर आपको सॉल्वेंट का निकालना है तो ऊपर रख दोगे 100 और नीचे 110 इंटू 100 कर दोगे, और इस तरह से आपको मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट विच यू वांट टू फाइंड। वैसे दो ही कंपोनेंट है जिसकी बातें होती है एक सोल्यूशन में, क्योंकि हम बाइनरी सोल्यूशन का बात कर रहे हैं। एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा कंपोनेंट नहीं आएंगे उसमें, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होएगा। इस तरह से आप वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट निकाल सकते हो। इस तरह से आपका ये दूसरा पेज तो ख़त्म होता है यहीं पे, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम लोग तीसरे पेज पे। एग्जाम्पल यहाँ पे समझाया है जो मैंने बताया इथेनॉल का, वो पढ़ लीजिए आप, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नीचे आपका वॉल्यूम होगा 100%, ऊपर मास रहेगा, तो W/V है, ठीक है। तो ऊपर वाला ग्राम में होगा और नीचे वाला जो होगा आपका वॉल्यूम होगा। ये भी आप निकाल सकते हो, पर ये काम कहाँ पे आएगा सर? ये तो अजीब सी बात है। कहाँ? देखिए जैसे पहले क्या हुआ करता था कि जो आपने सुना होगा डाइजीन या जेलोसिल, पिंक कलर का एक लिक्विड आता है, ठीक है। कभी कभी आपके पेरेंट या आपने यूज़ किया रहेगा जब आपको बहुत सारा गैस हो जाता है पेट में या एसिडिटी हो जाता है। तो ये बहुत पहले सिर्फ टैबलेट्स में आया करती थी, टैबलेट्स हुआ करती थी। टैबलेट्स को देख के आपको क्या लगता है वो सॉलिड है, तो वो एक्चुअली सॉलिड इन सॉलिड का सॉल्यूशन था। मतलब उसमें सॉल्वेंट भी सॉलिड था और उसके अंदर जो चीज़ें मिलाई थी वो भी सॉलिड हुआ करती थी, तो सॉलिड इन सॉलिड था सॉल्यूशन। तो वो खाना बहुत मुश्किल हो जाता था, उसको चू करना पड़ता था। तो बच्चे जो है ना, छोटे बच्चे जो है, उसको चबाना उनको पसंद नहीं था, और उसको चबाते रहो, बच्चे चबाते चबाते उसको फेंक देते थे। तो जो ये इंडस्ट्री है, फार्मेसी इंडस्ट्री, इन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको लिक्विड फॉर्मेट में बनाएंगे। लिक्विड फॉर्मेट में बनाते समय उन लोग ने क्या किया, सॉल्वेंट को वो लोग ने, ऑब्वियसली सॉल्वेंट है वो पानी जैसा कुछ था, उसके अंदर वही टैबलेट को पाउडर करके डाल दिया गया। तो वो क्या हो गया, पाउडर हो गया सॉलिड और वो हो गया सॉल्वेंट। तो इसीलिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस बॉटल में कहीं ना कहीं आप देखेंगे मास बाय वॉल्यूम लिखा रहता है परसेंटेज, यानी कि वो जो वॉल्यूम है आपका, क्योंकि बॉटल है लिक्विड है तो वो एक कंटेनर ले रहा है पूरा, तो वो तो वॉल्यूम ले रहा है, तो उसमें कितना मास डाला गया है, ठीक है ना। वो डाइजीन के पाउडर्स थे उसके कितने मास उसमें गए, ये बात उसमें लिखा रहता है। तो वहाँ पे हमको काम आता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। इस तरह से ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन का कॉन्सेप्ट मैंने पहले क्लास में, यानी पहला वीडियो में बताया था। यहाँ पर थोड़ा सा क्विकली जिस्ट दे देता हूँ आपको। पार्ट्स बाय मिलियन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए कॉम्पोनेंट, यानी बहुत कम होता है ये पार्ट्स, एक या दो पार्ट, डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट। अभी टोटल पार्ट्स तो रहेगा, और फिर 10 टू द पावर यहाँ पर देखिए 6 दिया है। तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि इसका जो पार्ट्स पर मिलियन है, इसका क्या, इसका फॉर्मूला को समझने के लिए आप नीचे वाला देखिए। नीचे वाले में बताया कि 1 लीटर सी वाटर है। अब 1 लीटर सी वाटर में कितने ग्राम्स होंगे, 1000 ग्राम्स होंगे, करेक्ट। तो 1000 ग्राम्स जो है तो वो क्या रहेगा, नीचे रहेगा 1000 ग्राम्स सब, क्योंकि ये तो मेनली सी वाटर है तो हमने उसको 1000 ग्राम्स को 10 टू द पावर 3 लिख दिया, ठीक है ना। और ऊपर बोला है कि उसके अंदर जो सॉल्ट है, सॉरी उसके अंदर जो ऑक्सीजन है बहुत कम अमाउंट में रहता है। मैंने बताया था जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है वो बहुत कम अमाउंट में रहता है। किस में रहता है, पानी में। तो पानी सॉल्वेंट हो गया और उसमें जो गैस डिज़ोल्व हुआ, तो यहाँ पर क्लियरली बताया कि बहुत कम, यानी 6 इंटू 10 की पावर -3 इतना ही रहेगा, उसमें इतना ही ऑक्सीजन है। अभी 10 की पावर नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे 6/10 की पावर 6 आ जाएगा। देखिए ये 3 नीचे जाते ही +3 हो जाएगा, तो 6 पार्ट रहेगा
1 मिलियन में, यानी 6 ppm। यहाँ पे 5.8 दिया, आप अप्रॉक्सीमेटली 6 समझ सकते हो, यानी 6 पार्ट्स पर मिलियन, यानी 6 ppm रहेगा सिर्फ उसमें, यानी बहुत ही कम ऑक्सीजन है किसमें, 1 मिलियन में 6 पार्ट। यानी आप समझ लीजिए एक, जैसे आप समझो 1/2 बोलते हो तो उसमें 2 में 1 पार्ट होता है, आप 1/3 बोलते हो तो वो होता है 3 में 1 पार्ट। अब ये क्या है, 1 मिलियन में 6 पार्ट, मतलब इतना कम ऑक्सीजन होगा उस 1 लीटर सलाइन वाटर में, सलाइन वाटर नहीं सी वाटर में। तो इस तरह से आप ट्रेस को समझ सकते हो पार्ट्स पर मिलियन। तो ये फॉर्मूला भी उसी लाइंस पे है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट। ये कंपोनेंट क्या होगा इसमें, ऑब्वियसली कंपोनेंट ऑक्सीजन होगा। टोटल पार्ट्स ऑफ द ऑल द कंपोनेंट्स, यानी क्या होगा, सब कुछ इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन प्लस जो भी लिक्विड की बात करें इंटू 10⁶। इस तरह से हमने यहाँ पे कैलकुलेशन जो भी बताया, इस कॉन्सेप्ट को समझना इससे आसान हो जाएगा जो मैंने एग्जांपल आपको बताया। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट जो है मैं अगले क्लास में समझाऊंगा, उसकी कंटिन्यूटी जो है वो क्लास से आगे आपको मैं समझा पाऊंगा एग्जाम्पल देके। आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये क्लास में जो कुछ हमने डिस्कस किया वो समझ में आया है। अगर कोई भी आपको डाउट है, आपको नहीं समझ में आया, तो कमेंट ज़रूर कीजिए एंड पढ़ते रहिए पैशनेटली। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।